Hello my dear students, welcome back to my channel. BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज, ये हमारा पेपर होने वाला है आज का। इसको डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमेशा की तरह हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस मैं सिर्फ वही लूँगी, और मैं जो क्वेश्चंस इसमें से लेने वाली हूँ वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर के नहीं है, वो पिछले 4 सालों से कंटिन्यू जो रिपीट हो रहे हैं मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। और कोशिश करूँगी कि आपको साथ ही साथ जो इजी और ऐसे हेडिंग्स बना के दूँगी सो दैट आपको वो आराम से याद रह सके। और एक्सप्लेन तो मैं करूँगी ही, कोशिश करूँगी कि वो एक्सप्लेनेशन भी ऐसे हो कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप याद रख लोगे आराम से। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है वो मैं लेने वाली हूँ 7th क्वेश्चन। ठीक है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मार्गरेट लॉरेंस स्पीच माई फाइनल आर। एक बात का ध्यान रखना, इसमें से माई फाइनल आर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी हम लोग यहाँ पर अभी इसको चलो एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो में लिखेंगे। हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इट्स द मार्गरेट लॉरेंस स्पीच जो माई फाइनल आर में इन्होंने बोली है इज़ ए पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, morality and the human condition, particularly highlights the importance of humility or at the same time that acceptance of limitations and the pursuit of peace and justice। ठीक है, इस स्पीच में, ये स्पीच दी गई थी 1983 में ट्रेंट यूनिवर्सिटी में, और इस पे एम्फसाइज किया गया था लॉरेंस को in front of Lawrence Committee में for the social causes, especially nuclear disarmaments that encourages a shift in perspective regarding global issues। तो जो लॉरेंस की जो स्पीच है जो उन्होंने अपने माई फाइनल आर में जो बोला है, एक रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइफ, मोरालिटी और ह्यूमन कंडीशन के बारे में। और ये स्पीच उस टाइम की है जब 1983 में ट्रेंट यूनिवर्सिटी में ये स्पीच दी गई थी टू द फिलोसफी सोसाइटी को। ठीक है, और इसमें एम्फसाइज़ किया गया था लॉरेंस कमेटी को टू सोशल कॉजेज, स्पेशली जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट्स के लिए। ठीक है, एंड इसमें जो वैश्विक मुद्दे थे, जो ग्लोबल इश्यूज़ थे, उनके संबंध में जो एक दृष्टिकोण जो इसमें जो चेंज करने के लिए बताया जा रहा है, जो बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें वो सारी स्पीच में ये सारी बातें की गई हैं। तो एक एक करके इस टॉपिक को लेते हैं और मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमिलिटी। इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम ए में, लिखेंगे ए लिख देते हैं यहाँ पर, इसी के हम पार्ट्स बना रहे हैं कि लॉरेंस यूजेस द स्पीच एज एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर हर एक्यूमुलेटेड विजडम। ठीक है, हर विजडम, नॉलेज एंड अबाउट हर ओन लिमिटेशंस। ठीक है, वो अपना विजडम और अपनी नॉलेज शेयर करती है अबाउट हर लिमिटेशन एंड द वास्टनेस ऑफ नॉलेज दैट कंटिन्यूज टू ग्रो। ओके, सेकेंड है बी पॉइंट में लिखेंगे कि शी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी and accepting one's human limitations, lesson that she suggests is learned with age। मतलब यह कहने का कि जो लॉरेंस है वो विनम्रता और अपनी जो मानवीय सीमाएं हैं उनको स्वीकार करती है, उसके इम्पोर्टेंस पर जोर देती है, और उसका वो सजेस्ट करती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब उम्र के साथ सीखी जा सकती हैं। ठीक है, सी है She also highlights the differences between trying to save and trying to save others or recognize the limits of individual powers, at the same time advocating for focusing on what is within one's capacity to help। इसमें हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं। सेकेंड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इसमें हम बात करेंगे कि जो स्पीच थी, स्पीच इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्स। ठीक है, एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी स्पेंड ऑन देयर प्रोडक्शन। ठीक है, इस स्पीच में यही बताया गया था कि जो आर्म्स है, न्यूक्लियर आर्म्स है, उसके लिए जो एक
ह्यूज अमाउंट में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट में उसने स्टेटमेंट दिया था। एंड जो सेकंड है कि लॉरेंस एडवोकेट्स फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ऑल्सो एम्फसाइजिंग द पोटेंशियल devastation of nuclear war and the need for a change in perspective regarding its consequences। ठीक है, सी में आप बताएंगे कि शी क्रिटिसाइज द लीडर्स हु स्पीक ऑफ मेगा डेथ। ठीक है, विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन कॉस्ट एंड arguing a recognition of the real lives and children affected by such actions। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो भाषण है इसमें लॉरेंस जो है वो ग्लोबली जो परमाणु निशस्त्रीकरण की वकालत करते हैं ना जो लोग, उनको परमाणु युद्ध के जो संभावित विनाश है उनके परिणामों के संबंध में जो एक दृष्टिकोण बन जाता है, लोगों का व्यू बन जाता है, उसमें बदलाव की आवश्यकता पर वो शी एम्फसाइज। ठीक है, एंड दैट वो उन नेताओं की भी आलोचना करती है या जो मानवीय लागत को, ह्यूमन कंडीशन को सही रूप से समझे बिना ही जो महामृत्यु मेगा डेथ की बात करते हैं और ऐसे कार्यों से प्रभावित जो भी वास्तविक जीवन जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ और बच्चों को पहचानने का आग्रह करते हैं। ठीक है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें थर्ड की बात कर लेते हैं। एम्फसाइज ऑन इमेजिनेशन एंड ह्यूमन कंडीशन कनेक्शन, लॉरेंस पॉइंट आउट अ क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस इन द इमेजिनेशन। ओके, किस लिए? एज ए रूट कॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स एंड शी ऑल्सो सजेस्ट that a lack of empathy and understanding, ठीक है, is preventing meaningful actions। Got it? इसमें वो साथ साथ ये भी बताती है कि she also stressed the importance of connecting with the human element। ह्यूमन एलिमेंट के साथ जो कनेक्ट करने की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताती है, ऑफ द ग्लोबल इश्यूज़। जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको ह्यूमन कंडीशन के साथ या ह्यूमन एलिमेंट के साथ उसको कनेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताती है। एंड ऑल्सो रिमाइंडिंग द ऑडियंस दैट दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बट इन्वॉल्व रियल पीपल। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे फोकस ऑन पीस एंड जस्टिस। इसमें आप बताएंगे कि जो लॉरेंस है शी ऑल्सो कंसर्न्स एक्सटेंड बियॉन्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स to encompass environmental protection, peace, ठीक है, and justice in society। समाज में, सोसाइटी में जस्टिस, न्याय, शांति और एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसके लिए जो डिसआर्मामेंट है उसके अगेंस्ट वो बात करती है। और सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल एक्शन की जो पावर है उसके बारे में बात करती है एंड द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चेंज विद इन कम्युनिटीज़ एंड ग्लोबली। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप बनाएंगे डायरेक्ट एंड अनप्रिटेंशियस स्टाइल। द स्पीच इज नोटेड फॉर इट्स डायरेक्टनेस और सिंप्लिसिटी एंड शी अवॉइड्स इन हर स्पीच दैट एलेबरेटिंग लैंग्वेज ऑफ theatricality in favor of a clear and honest message। And also it is also powerful example of how to communicate complex ideas with clarity and conviction। okay, लास्ट में conclusion में लिखेंगे कि in essence my final are this is a call to action urging individuals to embrace humility, recognize their limitation and activity work। ठीक है, वर्क एक्टिवली भी बोल सकते हैं आप towards a more peaceful and just world, particularly by addressing the threat of nuclear war। ओके, सो इसमें जो कुछ पॉइंट्स जो बातें हुई हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि ये जो पॉइंट है डायरेक्ट एंड अनप्रिटेंशियस स्टाइल के बारे में, ये इसमें अपने भाषण में ना क्लैरिटी और सरलता के लिए जाना जाता है। इसमें एक तो स्पष्ट और ऑनेस्ट मैसेज जो दिया गया है उसके पक्ष में
बात की गई है, और एक लॉन्ग जो एक नाटकीयता से थोड़ा सा इसको परहेज करने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि जो बातें जो होती हैं, जो चीज़ें जो आप मैसेज देते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, ईमानदारी से वो भाषण में अपनी बात रखनी चाहिए। और वो इस बात का भी एग्जांपल देती है कि जो टफ थॉट्स होते हैं उनको क्लियरली और दृढ़ विश्वास के साथ कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, ये भी इस बात का उदाहरण है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, जिसमें लॉरेंस ने जो बात बोली है अपने स्पीच में, वो इसीलिए वो एक तरह से एक अपनी बात को किस तरह से आप क्लियरली रख पाते हैं, दृढ़ता से रख पाते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानने का, विशेष रूप से जो न्यूक्लियर वॉर के जो खतरे हैं उनसे निपटते हुए किस तरह से आप न्यायपूर्ण विश्व की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह करते हैं, वो सारा इस स्पीच में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड हम क्वेश्चन करेंगे दिस वन, द स्टोरी मिजरी डील्स विद ह्यूमन इनसेंसिटिविटी टू अदर पीपल्स ग्रीफ। ठीक है, डिस्कस करना है इसको, ये वाला हम करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है, इसके भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें हमें बताना कि जो स्टोरी है मिजरी, इसमें जो ह्यूमन इनसेंसिटिविटी है, जो इंसान इनसेंसिटिविटी की तरफ जा रहा है, या लोगों में से इनसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको आप टू अदर पीपल्स ग्रीफ, मतलब इसको कैसे डील करेंगे आप, एक इंसान के दुख को आप दूसरे किसी के साथ किस तरह से, जब इंसान इनसेंसिटिविटी की तरफ जाता है, जब असंवेदनशीलता को कैसे ये कहानियाँ उजागर करती हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो मिजरी है, ये स्टोरी है बाय एंटन चेखोव, रिटन बाय। ठीक है, इसमें मिजरी में जो एक ये कहानी है एक एल्डरली टैक्सी ड्राइवर की, इयोना पोटाकोव की, उसके अपने कुछ अनुभव हैं, उसकी लाइफ के कुछ अनुभव हैं, जो उन अनुभवों के माध्यम से दुख जो मिजरी है, ठीक है, उसको मानवीय असंवेदनशीलता, ह्यूमन इनसेंसिटिविटी को स्पष्ट रूप से पोर्ट्रे किया गया है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके ज़रिए ही जो दुख है उसके प्रति लोगों की असंवेदनशीलता को बताने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो इयाना पोरा वो है, ये अपने बेटे, इनका जो बेटा है उनकी मृत्यु पर वो किस तरह से शोक मना रहा है, अपने जो मोर्निंग हिज सन्स डेथ। ठीक है, और ये स्टोरी जो है ये एम्फसाइज करती है द आइसोलेशन, ठीक है, एकाकीपन और लोनलीनेस को एज ऑफ इयोना। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है, एज ही डेस्परेटली सीक्स समवंस टू शेयर हिज पेन, जो मतलब वो चाहता है कि कोई हो जिसके साथ वो अपना दुख जो है वो शेयर कर सके, ओनली टू बी मेट विद इनडिफरेंसेस एंड सेल्फ अब्सॉर्प्शन फ्रॉम दोज अराउंड हिम। आप बात कर सकते हैं कि अपने आसपास के लोगों से जो उदासीनता और देखा जाए तो आत्म अवशोषण ही मिलता है। मतलब जब आप किसी से बात करते हैं, किसी की तलाश करते हैं अपना दुख साझा करने के लिए, लेकिन आपके आसपास जो लोग मिलते हैं वो सिर्फ उदासीन और मतलब काइंड ऑफ कि आपका वो एक तरह से एनालाइज ही करते हैं, आपको अवशोषण ही मिलता है, आपको एक तरह से देखते हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इयोनाज ग्रीफ, इयोना का जो दुख था। ठीक है, उसका जो दुख था उसके बारे में बात करनी है कि इयोना ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज सन्स डेथ एंड years to express his sorrow, but his attempts to connect with others are consistently rebuted। मतलब वो जो है इयोना का जो दुख है, जो उसके बेटे की डेथ के बाद जो वो बहुत दुखी रहने लगता है, तो ये चीज़ें हैं ना, ये इयोना वॉज डीपली अफेक्टेड, उसको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, उस अपने जो बेटे की मौत से बहुत दुखी, और अपना जो दुख वो ना व्यक्त करना चाहता है, लेकिन दूसरों से जुड़ने का उसका जो प्रयास है, प्रयास किस लिए करता है, ताकि वो अपना जो दुख है वो सबके साथ शेयर कर सके, साझा कर सके, अपना दुख व्यक्त करना चाहता है दूसरों से जुड़कर, लेकिन जुड़ने का उसका जो प्रयास है ना वो हमेशा ही नकार दिया जाता है। नकारने का क्या मतलब है कि जो उसका रीज़न ही यही है, जो इनसेंसिटिविटी है ना, इसी वजह से जो उसका प्रयास है उसको नकार दिया जाता है, क्योंकि लोग नहीं मिलते हैं उसको जिनको वो अपनी तकलीफ़ बता सके, अपना पेन बता सके। सेकंड है इनडिफरेंट पैसेंजर्स। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे
ठीक है। इसमें क्या है कि स्टोरी जो है इट इज़ सेटिंग इस इन अ बिजी सिटी, एक बिजी, बहुत ही बिजी सिटी है, कोई बहुत ही बिजी शहर है, उसके बारे में बात है, जहाँ पर पीपल प्री ऑक्यूपाइड है विद देयर ओन लाइफ्स, ठीक है, एंड कंसर्न्स। मतलब हर इंसान एक ऐसी ये कहानी है एक ऐसी बिजी सिटी की जहाँ पर हर इंसान अपनी लाइफ से जूझ रहा है, अपने ही कंसर्न्स के बारे में ही वो बिज़ी है। इयोना जो है, इयोनास पैसेंजर्स वेदर दे आर यंग और ओल्ड, तभी उसके जो पैसेंजर हैं वो यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं, मिलिट्री, सिविलियन, दे ऑफर हिम नो सोलाइस और अंडरस्टैंडिंग। पैसेंजर का मतलब होता है कि जिन जिन लोगों से वो मिलता है या जिन लोगों से जो उससे उसकी लाइफ में आते हैं, उससे टकराते हैं, क्योंकि ही इज़ ए ड्राइवर ना, सो बस उसको वो ये सारे लोग उसको कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं सिवाय सोलेस और अंडरस्टैंडिंग के, मतलब नो सोलेस, एंड दे आर क्विक टू डिसमिस हिज अटेम्प्ट्स टू स्पीक एंड आर मोर कंसर्न विद देयर ओन नीड्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब ये है कि जब इयोना जो है वो जब हर इंसान की एक कोशिश होती है, वो चाहता है कि अगर वो दुखी है तो उसे वो किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, अपने आप को हल्का करना चाहता है, क्योंकि हम वी ऑल आर ह्यूमन। जब हम खुश होते हैं तो भी हम चाहते हैं कि हम दूसरे के साथ शेयर करें, जब दुखी होते हैं तो भी हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा हो जिसको मैं अपनी तकलीफ़ बता सकूं और वो तकलीफ़ मैं कम कर सकूं। लेकिन जब योना ने ये अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, ट्राई करने की कोशिश की, तो उसको जो पैसेंजर मिले हैं वो सारे भी वो इसी तरह के मिले हैं कि उनको बस अपने डेस्टिनेशन पर ही जाना होता है, वो मतलब उसके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, बस सब अपनी ही लाइफ में बिज़ी हैं, चाहे वो यंग है, ओल्ड है, मिलिट्री है या सिविलियन है, कोई भी है, वो उसको नहीं समझते हैं, उसकी तकलीफ़ को नहीं समझ पाते हैं। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ एम्पैथी। दिस स्टोरी illustrate the lack of empathy in human interactions। इंसानी बातचीत में जो एक एम्पैथी होती है ना, उस चीज़ की कमी दर्शाई गई है यहाँ पर, ठीक है। एज नो वन इज़ विलिंग टू लिसन टू इयोना स्टोरी और ऑफर हिम कम्फर्ट, इसलिए दिखाया है क्या, क्योंकि यहाँ इस स्टोरी में ना कोई भी उसकी स्टोरी सुनने को रेडी नहीं है, ना ही उसको वो कंफर्ट देने के लिए तैयार है जो इयोना को चाहिए। कंफर्ट देने का मतलब होता है ताकि वो अपनी बात कह सके, वो खुल सके और शेयर कर सके अपनी बातें। तो दिस इज़ एविडेंट इन देयर कर्ट रेस्पॉन्सेज एंड लैक ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज प्लाट। एम्पैथी की लैक ऑफ एम्पैथी यही होता है, ठीक है। फोर्थ है द मेयर एज अ सिंबल। Significantly, the only creature who seems to offer Iona any comfort, any form of solace, is his horse। बस उसको मेयर, जो शी हॉर्स होती है ना, उसको मेयर बोलते हैं, तो सिर्फ वही होती है या होता है, जो भी बोल सकते हो, जो उसको एक तरह से सहानुभूति देती है, सोलेस इज़ अ फॉर्म ऑफ सोलेस के लिए उससे कनेक्ट कर पाती है। ये जो कंट्रास्ट है, अंडरस्कोर द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ऑल्सो हाईलाइट द काइंड ऑफ ह्यूमन क्लोजनेस। लास्ट में इयोना जो है वो दैट फाइंड आउट हिमसेल्फ कंपेल्ड टू शेयर हिज ग्रीफ विद मेयर, ठीक है, मेयर के साथ, फाइंडिंग अ फॉर्म ऑफ कंपेनियनशिप इन हर प्रेजेंस। मतलब मेयर के साथ जब वो उसको एज अ मेयर के रूप में एक साथी मिलता है इयोना को, जिसकी प्रेजेंस जो है उसको कंपेनियनशिप के फॉर्म में मिलती है और जहाँ पर वो अपनी बातें शेयर कर सकता है। तो अगर देखा जाए इसको हम वैसे इन क्वेश्चंस में जैसे हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ एम्पैथी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो असंवेदनशीलता है वो उसका मतलब लोगों में कितनी ज़्यादा वो बढ़ती जा रही है कि आप इयोना की जगह आप कोई और भी कैरेक्टर उठा सकते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं आप लोग, या आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है आप लोगों में से कभी किसी को इस तरह की ज़रूरत पड़ी हो किसी की और नहीं मिला हो, क्योंकि ये कोई इतनी, ये सिर्फ एक ऐसे की बात नहीं है, इस प्ले की बात नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ें हैं कि जब हम, क्योंकि समाज में ना ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोग असंवेदनशील हो गए हैं, तो अगर आप दुखी भी हैं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी वो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कंपेनियन ढूंढने के लिए जिसके साथ आप
आप बातें कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। बहुत से होंगे जिनके बेस्ट फ्रेंड होंगे या और भी लोग होंगे, लेकिन वो कितने लोग होंगे, वो बहुत कम होंगे। लेकिन यहाँ पर यही बताया कि जो असंवेदनशीलता जिस तरह से बढ़ रही थी विद इन ह्यूमन, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बट ये कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। इसके बाद आप कंक्लूज़न लिख देना, ठीक है। कंक्लूजन में ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं इनके थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर, जिसकी हम बात कर लेते हैं। हाउ हैव द इंग्लिश पीपल इन बर्मा बीन पोर्ट्रेड इन ऑरवेल्स ऐसे शूटिंग एन एलिफेंट। ये जो ऐसे है ऑरवेल्स का शूटिंग एन एलिफेंट, इसमें बर्मा में जो इंग्लिश पीपल हैं उनके बारे में बताना है कि उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, उनके बारे में क्या बताया गया है, किस तरह की इमेज उनकी बनाई गई है। तो ऑरवेल्स जो शूटिंग एन एलिफेंट, इसमें से हमेशा पूछा जाता है, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर आएगा। और ये क्वेश्चन कि इंग्लिश पीपल्स का पोर्ट्रे किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, ये भी आता है, ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि जो शूटिंग एन एलिफेंट है, ये है जो ये ऑरवेल्स wrote it, portrays the English as a figure of authority, ठीक है, authority and oppression in Burma, ठीक है, while also highlighting their internal struggle and moral conflicts under a weight of imperialism। मतलब ये है कि शूटिंग एन एलिफेंट में ऑरवेल ने बर्मा में अंग्रेज़ों को एक अधिकार और उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में पोर्ट्रे किया है, जबकि साथ ही जो साम्राज्यवाद है उसके बोझ के नीचे जो आंतरिक संघर्ष उनका अपना और जो नैतिक द्वंद्व, उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है, ठीक है। अंग्रेज़ों को औपनिवेशिक व्यवस्था के जो प्रवर्तक और पीड़ित, प्रवर्तक भी और पीड़ित दोनों के रूप में यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। जो उनकी अपनी जो रोल है, ठीक है, विद देयर बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर रोल एंड रिजेंटमेंट ऑफ द बर्मीज पीपल। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट लेंगे हम कि ये जो इनका पोर्ट्रे करना है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे हम अथॉरिटी एंड ऑपरेशन। ऑरवेल जो है ना, ऑरवेल he is a British police officer and he has the authority to the of the British Empire in Burma, ठीक है, and he is also tasked with maintaining order and enforcing क्या, ब्रिटिश लॉ, ठीक है। ब्रिटिश लॉ को वहाँ पर मेंटेन करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए उसको वहाँ पर भेजा जाता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। ऑफन अगेंस्ट द विल ऑफ बर्मीज पॉपुलेशन, बर्मा के जो लोग हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर कानूनों को ज़बरदस्ती वहाँ पर थोपा जाता है, ठीक है। सेकंड है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष कह सकते हैं आप इसको, उसका अपना आंतरिक संघर्ष, ठीक है। इसमें बताना है कि जो ऑरवेल हैं, डिस्पाइट हिज पोजीशन, कि जो भी उसको पोजीशन दी गई है उसके अलावा ऑरवेल ही इज़ डीपली कन्फ्लिक्टेड अबाउट हिज रोल, ठीक है। जो ऑरवेल हैं उनको अपनी स्थिति के बावजूद भी अपनी वो असमंजस में ही रहता है। तो वो ये जो साम्राज्यवाद है वो जो उनका अपना एक अन्याय का जो रास्ता है उसको वो जानता है। ही ऑल्सो रिकग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड फील्स अ सेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम, ठीक है, कि वो एक अधिकारी तो है ब्रिटिश शासन का, बट उसके साथ साथ उसको वो जो सारे के सारे काम उससे करवाए जाते हैं, वो डीपली कन्फ्लिक्ट है अबाउट रिकग्नाइजिंग हिज इनजस्टिस और इम्पीरियलिज्म के द्वारा, और ही फील्स अ सेंस ऑफ गिल्ट और शेम एंड फॉर द एक्शन ही इज़ फोर्स टू टेक, जो एक्शन उसको लेने के लिए ज़बरदस्ती बोला जाता है उसके लिए उसको गिल्ट भी होता है, उसको शर्म भी आती है। तो ये जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसके अंदर, उसके मन में एक आंतरिक संघर्ष जो चलता रहता है, एक अंतर्द्वंद भी बोल सकते हैं आप, उसके बारे में बताना है। विक्टिम ऑफ द सिस्टम,
जो सिस्टम वहाँ पर है, जो ब्रिटिश रूल है वहाँ पर। तो अपने आप को वो किस तरह से विक्टिम भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो ऑरवेल आर्ग्यू करता है दैट ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जो हैं दे आर नॉट एंटायरली फ्री इधर, कि जो लोग वहाँ पर, जो अधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर अपॉइंट किए हुए हैं, वो भी पूरी तरह से फ्री नहीं है। दे आर ऑल्सो ट्रैप्ड बाई द वेरी सिस्टम, जो सिस्टम लागू किया गया है ना, उसके अंतर्गत ही वो लोग भी दबाव महसूस करते हैं जो ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया है। एंड दे आर फोर्स्ड टू एक्ट, ठीक है, उनको मजबूर किया जाता है वो सारे काम करने के लिए इन द वे दे कंट्राडिक्टेड देयर ओन मोरल बिलीव्स एंड वैल्यूज़। सो ये उनका अंतर्द्वंद भी है और वो खुद भी सिस्टम के विक्टिम है, ये चीज़ भी आपको बतानी है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे द क्राउड्स इन्फ्लुएंस इन दिस ऐसे। जो बर्मीज़ हैं, बर्मीज़ क्राउड बोलेंगे आप, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ऑरवेल्स एक्शंस। ऑरवेल जो एक्शन देता है ना, उनको शेप करने में जो बर्मा के जो लोग हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही ऑल्सो फील्स प्रेशर्ड टू शूट द एलिफेंट टू अवॉइड अपियरिंग वीक और फुलिश इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब वो जिस तरह से अपने आप को एक अंडर प्रेशर फील करता है टू शूट द एलिफेंट, और एलिफेंट को शूट करने के लिए, टू अवॉइड मतलब लोगों के सामने अपने आप को वो फुलिश फील ना कराए या लोग उसको फुलिश ना समझे, कमज़ोर ना समझे। तो वो एक तरह से ना अंडर प्रेशर भी फील करता रहता है टू शूट द एलिफेंट इन फ्रंट ऑफ देम। एंड ऑल्सो ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाउ द कॉलोनाइजर्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द एक्सपेक्टेशंस एंड जजमेंट ऑफ द कॉलोनाइज्ड। ठीक है, फिफ्थ है हमारा पॉइंट, द एलिफेंट एज अ सिंबल। जो एलिफेंट है उसको एज अ सिंबल कैसे यूज़ किया है कि जो एलिफेंट है दैट इज इटसेल्फ कैन बी सीन अ सिंबल ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड पावरफुल, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्टिव। कैसे है अभी बताते हैं। येट ऑल्सो वल्नरेबल एंड अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब यहाँ पर हाथी जो है ना, हाथी को भी एक प्रतीक के रूप में दिखाया है। किस चीज़ का प्रतीक? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैसे? हाथी को एक तरह से ब्रिटिशवाद या ये इम्पीरियलिज्म का प्रतीक के रूप में माना जा सकता है, जो शक्तिशाली है, विनाशकारी है, फिर भी कमज़ोर है। ठीक है, और अंततः लास्टली कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश। ठीक है, तो इस तरह से एलिफेंट को भी एज अ सिंबल इन्होंने यूज़ किया यहाँ पर। 6 पॉइंट, रिजेंटमेंट एंड हेट्रेड। बर्मीज पीपल्स रेजेंटमेंट टुवर्ड्स द ब्रिटिश इज palpable and also leading to intense of hostility and disrespect towards the Orwell। मतलब यहाँ पर जो घृणा और रिजेंटमेंट, नाराज़गी की जो बात की जा रही है ना, तो जो बर्मा के जो लोग हैं, ठीक है, जो बर्मीज जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति अपना आक्रोश और घृणा ये सारे जताते हैं, जिसके कारण ऑरवेल के प्रति भी वो एक तरह से शत्रुता, दुश्मनी और डिसरिस्पेक्ट के एग्जाम्पल के रूप में सामने आते हैं। 7th पॉइंट, मॉरल एम्बिगिटी, नैतिक अस्पष्टता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो ऑरवेल है उसके जो अपने अनुभव हैं उपनिवेशवाद के लिए, इम्पीरियलिज्म के बारे में, तो वो जो नैतिक जटिलताएं हैं उनको तो बताता ही है। उसके साथ साथ जो उपनिवेशवादी और उपनिवेशित दोनों ही शक्तियां जो है वो परस्पर विरोधी भावनाओं के जाल में फंसे हुए हैं। वो ऑरवेल अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि जो ऑरवेल का अपना एक्सपीरियंस है हाईलाइट करता है द मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कोलोनाइलिज्म वेयर बोथ द कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड दे आर कोट इन अ वेब ऑफ पावर डायनामिक। ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हॉलोकॉस्ट एंड द ट्रॉमा ऑफ द ज्यूज
फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। यंग गर्ल से हमें इस डायरी ऑफ यंग गर्ल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पर कुछ भी पूछ लिया जाएगा आपका किसी कैरेक्टर के बारे में, जैसे यहाँ पर ये जो हॉलोकॉस्ट और द ट्रॉमा ऑफ ज्यूज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। बट इस पर किसी भी कैरेक्टर के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये इसको करके जाने, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। सो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह, हम अपना इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समरी बता दूं कि एनी फ्रैंक की जो बुक है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो यहूदी है, जो ज्यूज़ लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया था, जो नरसंहार हुआ था, और एक उस जिस तरह की जो दुखद घटना है, जो उन्होंने आपदाएं जो झेली थी, उसके बारे में बताती है। और ये जो डायरी है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसमें नाजीज़ ने ज्यूज़ पर जो शोषण किया, उनका अमानवीयकरण किया, और जो भी हिंसा करी, वॉयलेंस किया, उसके बारे में बताया गया है। इसमें उनके साथ ज़बरदस्ती उनको अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देना, अलगाव, और एक तरह से जो शिविरों में एक जो सामूहिक रूप से जो हत्याएं हुई थी, वो सारी शामिल है। तो एनी के बारे में इसमें थोड़ा सा ये है कि उनका जो एक पर्सनल लाइफ के बारे में इसमें ये है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो एक तरह से एनी के बारे में कि जो मानवता है और जो फ्यूचर के बारे में जो सपने देखती है, इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा ये लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल देती हूँ कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, ठीक है, ऑफर ए poignant glimpses into the Holocaust and the trauma experienced by Jews, ठीक है, Jewish people ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये जो डायरी है, ये रिवील करती है द सिस्टमैटिक परसिक्यूशन, डिह्यूमनाइजेशन एंड वायलेंस दैट इन्फ्लिक्टेड अपॉन ज्यूज बाय द नाजीज, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, segregation, और ultimately mass murder in concentration camps. Got it? बस इतना लिख देना आप। अब हम बात करेंगे कि एक एक पॉइंट लेके, फर्स्ट हम लिखेंगे सिस्टमेटिक परसिक्यूशन, व्यवस्थित उत्पीड़न। डायरी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो नाजीज़ ने एक तरह से व्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप से यहूदियों से उनके अधिकार और उनकी फ्रीडम जो है वो छीन ली थी। इसकी शुरुआत जो है जो भेदभाव वाले कानूनों से हुई, जिसका परिणाम था यहूदी जो बस्तियां थी और जो यात्रा शिविरों के निर्माण के रूप में सामने आए। तो आप ये बताएंगे कि किस तरह से ये सिस्टमेटिकली उन्होंने प्रोसिक्यूशन किया, कि द डायरी इलस्ट्रेट हाउ द नाजीज रिजाइम सिस्टमेटिकली स्ट्रिप्ड ज्यूज, उनके अपने जो राइट्स थे, ठीक है, और फ्रीडम, इनको स्ट्रिप्ड आउट कर दिया था, बिगिनिंग विद डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड कल्मिनेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ कैथोस एंड कंसंट्रेशन कैंप्स। जो यातना शिविर थे उसके रूप में एक तरह से ये प्रोसिक्यूशन किया गया था उनके साथ। सेकंड है डिह्यूमनाइजेशन, अमानवीयकरण। एनी की जो डिस्क्रिप्शंस हैं ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ हर फैमिली एंड अदर रेजिडेंट्स ऑफ द एनेक्स, वो ऑब्जर्व करती है ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, and that she also demonstrates the dehumanizing effects of the Nazis ideology, which viewed Jews as subhuman and therefore expendable, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो अमानवीकरण की जो यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, एनी अपनी फैमिली और एनेक्सी के जो अलग अदर पीपल हैं, निवासियों के, उनके जो अपने अनुभव हैं उनका वर्णन करती है, और जो आउटसाइड वर्ल्ड है उनके बारे में भी वो अवलोकन करती है, ठीक है। नाजी विचारधारा में जो अमानवीकरण प्रभाव हैं उनको बताती है, जो यहूदियों को इसलिए
छोड़ने के लिए मानती है, क्योंकि वो अवधियों को अमानवीय मानती है, इसलिए वो उसको त्याज्य मानती है, उनको छोड़ देना चाहिए, मतलब उसका ये कहना है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। ये जो डायरी है, द डायरी प्रोवाइड्स अ पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑन द वायलेंस एंड टेरर, वायलेंस और टेरर की बताती है दैट इन्फ्लिक्ट अपॉन ज्यूज, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ अरेस्ट एंड डिपोर्शन ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स। डी लिखें। अभी जैसे हमने बात की हॉलोकॉस्ट की, अभी हम बात करें ट्रॉमा की। ठीक है, ट्रॉमा में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लॉस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। फ्रैंक्स डिसीजन, जो फ्रैंक का अपना डिसीजन होता है टू गो टू इनटू हाइडिंग एंड द सब्सिक्वेंट कन्फाइनमेंट इन द सीक्रेट एनेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है अ प्रोफाउंड लॉस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एंड बिकॉज दे वर फोर्सिंग देम टू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, इसलिए ये ठीक है। हाँ, तो लॉस ऑफ फ्रीडम और सिक्योरिटी का इसलिए भी जो उन्होंने निर्णय लिया था छिपने का, कहीं हाइड होने का, तो इस जिससे उन्हें होता क्या था कि जो कंटिन्यूसली खोजे जाने का जो उसको डर था कि मैं वो छुप तो जाता था, लेकिन उसको फिर भी ये कंटिन्यू डर रहता था कि उसको खोज लिया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा, और इसी डर के में रहने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता था। सेकंड है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। डायरी जो है वो एंट्रीज रिवील करती है कि जो साइकोलॉजिकल टोल ऑफ लिविंग अंडर सच कंडीशंस, कि जो इस तरह की जो कंडीशंस थी उस टाइम वहाँ पर, उस कंडीशन के अंडर में रहते हुए जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा था लोगों पर, उनके बारे में बात की गई है। इंक्लूडिंग एनजाइटी हो रही थी लोगों को, फियर हो रहा था। ठीक है, एंड द इमोशनल स्ट्रेन ऑफ मेंटेनिंग अ फैकेड ऑफ नॉर्मैलिटी वाइल फेसिंग द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ। मतलब ये था कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो लोगों को हो रहा था, उनको डर था, उनको एंजाइटी हो रही थी, और उनको ये भी डर था कि किस तरह से इमोशनल स्ट्रेन हो रहे थे लोगों को, तो मेंटेनिंग देयर फैकेट ऑफ नॉर्मैलिटी। ठीक है, और कांस्टेंट जो थ्रेट हो रही थी अबाउट डेथ, तो ये सारी चीज़ों की वजह से उन पर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा था उसके बारे में बात की गई है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस। दिस डायरी डिटेल्स द फ्रैंक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम इन जर्मनी। ठीक है, अपने जो उनका घर था जर्मनी में, वहाँ से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, एंड देयर सब्सिक्वेंट सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, उनके फ्रेंड्स और कम्युनिटी से उनको दूर कर दिया जाता है। ऑल्सो दिस डायरी हाईलाइट द प्रोफाउंड सेंस ऑफ लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, experienced by Jewish family, okay, during the Holocaust. Fourth, hope amidst despair, despite this trauma and suffering. ठीक है, जो डायरी है इट रिवील करती है एनिस रिमार्केबल रेजिस्टेंस एंड हर एबिलिटी किस बात की, टू मेंटेन होप। ठीक है, एंड होप किस लिए, फॉर फ्यूचर, फॉर हर ड्रीम्स, जो सपने देखती है भविष्य के लिए, ड्रीम्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, एंड हर बिलीफ इन द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल। मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो एनी का जो भरोसा है, जो उसका सपने हैं, जो उम्मीद है अबाउट फ्यूचर, अबाउट हर ड्रीम ऑफ लव एंड हैप्पीनेस के बारे में यहाँ पर उजागर होता है। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, क्वेश्चन कंप्लीट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। एक्सप्लेन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ब्लैक्स इन अमेरिका एज पोर्ट्रेड इन द 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में जो अमेरिका जो ब्लैक्स हैं, ठीक है, अमेरिका में उनकी जो कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन है, उसके बारे में बताना। कहने की बात ये है कि जो ब्लैक्स हैं उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया, उनकी क्या कंडीशन थी, उसके बारे में बात करनी है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में। ठीक है, सो हम यहाँ पर इंट्रो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस पोर्ट्रेज द मिजरेबल कंडीशन। ठीक है, मिजरेबल कंडीशन किनकी, ऑफ ब्लैक्स। ठीक है,
ब्लैक अमेरिकन्स। क्या बताया गया है? बाय हाईलाइटिंग देयर हिस्टोरिकल ऑपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल हार्डशिप एंड सोशल इनइक्वालिटीज़, ये इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरी, दिस द 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, जो ये ऐसे है, इसमें डिटेल में बताया गया है कि अबाउट द लेगेसी ऑफ स्लेवरी, ठीक है, द स्ट्रगल ऑफ शेयर क्रॉपिंग एंड द सब्सिक्वेंट माइग्रेशन टू अनदर सिटीज़ वेयर द, जहाँ पर वो फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। ये बुक जो है ये एम्फसाइज करती है द सिस्टमेटिक नेचर ऑफ रेसिज्म को, इम्पैक्टिंग हाउसिंग, ठीक है, बेरोज़गारी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इस बुक में। तो हम अब बात कर लेते हैं ये डिटेल में इनको पॉइंट वाइज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हिस्टोरिकल ऑपरेशन। ये बुक है ना, ये अपनी स्टार्टिंग में ही रिकाउंट करती है द ब्रूटल रियलिटीज़ ऑफ स्लेवरी को, ठीक है, दास्ता, गुलामी की दास्ता के बारे में बताती है और एम्फसाइज करती है द डीह्यूमनाइजेशन और वायलेंस इन्फ्लिक्टेड अपॉन ब्लैक पीपल, जो ब्लैक पीपल पर जो अमानवीकरण और जो वायलेंस उन पर उनके साथ किया गया था उनके बारे में बताती है, और जो स्लेवरी की रियलिटीज़ थी उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से उनको उनका उत्पीड़न किया गया था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम शेयर क्रॉपिंग एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आफ्टर स्लेवरी। मतलब अभी तक तो हम स्लेवरी की बात करते आ रहे हैं ना, स्लेवरी के बाद जो शेयर क्रॉपिंग है, जो सिस्टम है, दैट ट्रैप्ड मैनी ब्लैक फैमिलीज़, ठीक है, बहुत सारी ब्लैक फैमिलीज जो है इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में फंस जाती है, एंड इन अ साइकिल ऑफ डेथ, कर्जे में और पोवर्टी, ठीक है, फर्दर लिमिटिंग देयर इकोनॉमिक मोबिलिटी। मतलब ये है कि ये जो बटाईदारी था ना, बटाईदारी बोलते हैं जिसको, शेयर क्रॉपिंग और आर्थिक शोषण की हम बात कर रहे हैं, तो स्लेवरी के बाद जो बटाईदारी प्रणाली थी, इसमें जो ब्लैक पीपल थे उनको कर्ज और गरीबी में धकेल दिया गया था, उस चक्र में फंसा दिया गया था, जिससे उनकी जो आर्थिक हालत थी या आर्थिक जो गतिशीलता थी वो और भी ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी। गतिशीलता मतलब वो फंस गए थे कर्जे में और गरीबी में, और ज़्यादा फंसते चले गए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माइग्रेशन एंड कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन। ग्रेट माइग्रेशन ऑफ नॉर्दर्न सिटीज़ दैट ऑफर्ड अ चांस फॉर अ बेटर लाइफ, बट जो ब्लैक अमेरिकन्स थे दे वर स्टिल अनकाउंटर्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, ठीक है, ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें वो लोग फेस कर रहे थे। मतलब एक तो माइग्रेशन, दूसरा कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ हो रहा था अबाउट हाउसिंग, रोज़गार में, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, और ऑपरेशन तो उनका डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन तो वो एक्सपीरियंस कर ही रहे थे। फोर्थ है सिस्टेमिक रेसिज्म। ये जो बुक है 12 मिलियन ब्लैक्स वॉइसेस, इसमें ये एम्फसाइज करते हैं कि हाउ रेसिज्म is not just individual prejudice but that is also embedded in institutions and systems, और वो चीज़ें उनके लिए क्रिएट करती है बैरियर्स टू अपॉर्चुनिटी और इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये जो रेसिज्म था ये एक तरह से सिस्टमेटिक वे में उनके ख़िलाफ़ खड़ा किया गया था, ताकि वो एक अपना जो एक इंडिविजुअली कुछ ग्रो ना कर सके, उनके लिए कुछ नई नई बैरियर्स खड़े कर दिए गए थे अबाउट अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिंग बैरियर्स आप कह सकते हैं टू अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपिचुएटिंग द इनइक्वालिटी, ठीक है। सो फिफ्थ है हमारा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। ब्लैक फैमिलीज जो थी वो फेस कर रही थी डिफ़िकल्टीज़ इन फाइंडिंग डिसेंट हाउसिंग, ठीक है, उनको डिसेंट घर नहीं मिल रहे थे,
सिक्योरिटी, फेयर वेजेस और एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर किड्स एंड लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जो ये अपॉर्चुनिटीज़ थी जो नहीं मिल रही थी उनकी वजह से उनकी जो लाइफ थी, द लाइफ वॉज लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ पुअर्टी। ठीक है, पुअर्टी एंड लिमिटेड लाइफ चांसेस। इसके बाद हम 6 पॉइंट लिखेंगे, होप फॉर द फ्यूचर। इसमें आप लिखेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, डिस्पाइट द ब्लैक पिक्चर, दिस बुक ऑल्सो हिंट्स एज द resilience of the black community, ठीक है, about the beginning of change, ठीक है, particularly with the rise of a new generation seeking better opportunities और social justice की भी यहाँ पर बात की गई है। तो मतलब कहने का ये बात मतलब ये है कि जो एक निराशा की जो तस्वीर इसमें बताई गई है उसके बावजूद भी जो इन्होंने जो ब्लैक्स हैं उन्होंने अपना पर एक नई चेंज की शुरुआत की और उसकी तरफ वो एक संकेत भी करता है। मेनली क्या होता है यहाँ पर, जो अवसर और जो सामाजिक न्याय की मांग करने वाली जो नई पीढ़ी के उदय की ओर भी संकेत करती है। इसके बाद आप कंक्लूजन कर देना और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।